नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और प्रधानमंत्री 2024 में देखेंगे आज पूरे दिन भर क्या कुछ सियासी हलचल रही, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे काशी विश्वनाथ बनारस की खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी में एक अनूठे कार्यक्रम की तैयारी की गई। इस अनूठे शो के जरिए काशी में हुए अब तक के विकास कार्यों की जानकारी दी गई। एक ओर जहां होर्डिंग, बैनर, पोस्टर पर लगे प्रतिबंध के बीच सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार ने जोर पकड़ लिया है, तो वहीं विकास की हकीकत दिखाने के लिए बनारस में हवा में उड़ते ड्रोन्स का सहारा लिया गया। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के बाद ड्रोन शो का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए काशी की संस्कृति और बीजेपी के बारे में बताया गया। खास बात यह रही कि इस बार के ड्रोन शो की थीम फिर एक बार मोदी सरकार रही। तो बनारस से ये तस्वीरें आपको दिखाएं, काशी से एक अनूठी तस्वीर जहां पर ड्रोन शो के जरिए काशी में अब तक क्या कुछ विकास के कार्य हुए, इसकी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से उम्मीदवार हैं और सांसद भी, वहीं से वो 2 बार से चुनाव लड़े और जीते हैं और इस बार भी नामांकन से पहले वहां पर ड्रोन शो के जरिए काशी में अब तक क्या कुछ विकास के कार्य हुए ये बताया गया। भले ही अब तक सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा हो, लेकिन विकास की कार्यों को दिखाने के लिए ड्रोन शो का सहारा लिया गया और 1000 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए काशी की संस्कृति और बीजेपी के बारे में यहां पर जनता को बताया गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, क्योंकि बीएसपी में हलचल है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और बीएसपी के उत्तराधिकारी पद से हटाए जाने के बाद आकाश आनंद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आकाश आनंद ने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा है, आदरणीय बहन मायावती जी, आप पूरे बहुजन समाज के लिए एक आदर्श हैं। करोड़ों देशवासी आपको पूजते हैं। आपके संघर्षों की वजह से ही आज हमारे समाज को एक ऐसी राजनीतिक ताकत मिली है जिसके बूते बहुजन समाज आज सम्मान से जीना सीख गया है। आप हमारी सर्वमान्य नेता हैं। आपका आदेश सिर माथे पर। भीम मिशन और अपने समाज के लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। जय भीम, जय भारत। आपको बताएं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर आकाश आनंद को बीएसपी कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था और इसकी जानकारी उन्होंने एक्स हैंडल पर दी थी और ये कहा था कि पूर्ण परिपक्वता आने पर आकाश आनंद को सभी अहम जिम्मेदारियों से अभी हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी पूरी तरह से वो परिपक्व नहीं है। और इसी पर अब आकाश आनंद की प्रतिक्रिया भी आई, जहां उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। बात अगली खबर की करते हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों में से 21 सीटों पर 3 चरणों में मतदान हो चुका है। पहले और दूसरे चरण में कम मतदान के बाद तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ा है। चौथे चरण में 13 मई को मालवा, निमाड़ की 8 सीटों पर मतदान होगा। इनमें इंदौर, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, खरगोन, मंदसौर और खंडवा सीट शामिल है। ये सभी सीटें इस समय बीजेपी के पास हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और प्रदेश के दिग्गज बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का इन सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। इन सीटों पर बीजेपी को मोहन कैलाश की जोड़ी से करिश्मे की उम्मीद है और मालवा, निमाड़ अंचल में 13 मई को मतदान होना है। इसलिए 11 मई को शाम 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और ऐसे में बचे दिनों दोनों दल दिन रात एक कर रहे हैं और चुनावी प्रचार में जुटे हैं। मालवा, निमाड़ को साधने के लिए सीएम मोहन यादव भी क्षेत्र के दौरे कर रहे हैं। तो बचे हुए 8 सीटों पर मतदान 13 मई को होना है और ऐसे में लगातार बीजेपी इन जगहों को साधने की कोशिश कर रही है और मोहन यादव, कैलाश विजयवर्गीय की अच्छी खासी पकड़ है इन सीटों पर। तो बीजेपी एक बार फिर उम्मीद कर रही है कि जिस तरह ये 8 सीटें उनके पास है, इस चुनाव में भी ये सीटें उनके पास ही हो।
और इस चुनाव में ही नहीं, बीते कई चुनावों में हमने देखा कि ईवीएम को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में चुनावों के दौर में राजनेताओं का ईवीएम पर निशाना साधना और भी तेज हो जाता है। दिग्विजय सिंह ने तीसरे चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम को लेकर कुछ ऐसे सवाल खड़े कर दिए कि सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया। रामेश्वर शर्मा ने भी दिग्विजय के बयान पर तीखा प्रहार किया, जिसके बाद तो खुद इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को सामने आकर सफाई देनी पड़ी। क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनके बयान हमेशा सियासत के केंद्र में रहते हैं। ऐसा ही एक बयान एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बीते दिन दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने चाचौड़ा के बूथ नंबर 24 में 11 वोट डाले गए, लेकिन ईवीएम मशीन में 50 वोट दिखाई दिए। ये बात कहकर एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए। पोलिंग बूथ नंबर 24 चाचौड़ा में बूथ डले 11, मशीन बता रही है 50। ये क्या है? यहाँ दिग्विजय ने बयान दिया और वहाँ बीजेपी नेता एक्टिव मोड में आ गए, जिसके बाद पलटवार करते हुए रामेश्वर शर्मा ने उल्टा दिग्विजय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को कैसे पता कि 11 वोट ही डाले गए। दिग्विजय सिंह जी वहाँ पोलिंग एजेंट थे क्या? उस बूथ पर जो डले वही दिख रहे होंगे। दिग्विजय सिंह की मानसिकता तो हर हमेशा इस बात पर हो गई, भारतीय लोकतंत्र को किसी भी तरह अपमानित करना, लोकतंत्र का उपहास उड़ाना। कभी वो ईवीएम पर सवाल खड़े करते हैं, कभी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हैं, कभी न्यायपालिका पर सवाल खड़े करते हैं, और कुल मिलाकर देश की जनता ने अब दिग्विजय सिंह पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी की तरफ से हमले तेज हुए तो दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए कांग्रेस मीडिया प्रभारी मुकेश का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, हम तो पहले से ही ईवीएम पर सवाल उठाते आए हैं। जिस जापान में ये मशीन बनी, जब वो अपने देश में इन मशीनों का प्रयोग नहीं करते, अमेरिका ने इन मशीनों का प्रयोग बंद कर दिया, पूरे यूरोप ने इन मशीनों का प्रयोग बंद कर दिया, तो भारत में जब विपक्षी दल चाहता है तो निर्वाचन आयोग ये पुरानी पद्धति को लागू क्यों नहीं करता है? अब जो जिन पोलिंग बूथ का माननीय दिग्विजय सिंह ने जिक्र किया है, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जानकारी में है, इसलिए उन्होंने ये प्रश्न उठाया है। अब वहाँ रामेश्वर शर्मा थोड़ी उस पोलिंग बूथ पर उपस्थित थे। विवाद बढ़ा तो बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद चुनाव आयोग को सामने आकर पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी। इस घटना की जब हमें वक्तव्य हमने देखा तो वहाँ कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने वहाँ पे उस मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी से बात की। कांग्रेस पार्टी के जो एजेंट थे, नाम मुझे याद है, प्रद्युम्न भार्गव थे, उनसे बात की और वहाँ के जो बाकी लोगों से भी चर्चा की। वहाँ कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि 11 वोट डले हों या 50 वोट दिख रहे हैं, तो ऐसी कहीं कोई स्थिति वहाँ नहीं पाई गई। लोकसभा चुनावों के दौरान समय समय पर ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं और उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में दिग्विजय के आरोप पर रामेश्वर शर्मा के पलटवार के बाद सियासत तेज होती दिख रही थी, पर चुनाव आयोग के सामने आने के बाद फिलहाल तो इन आरोपों पर विराम लग गया है। तो मध्य प्रदेश की बची हुई 8 सीटों पर मतदान को लेकर बीजेपी एक्टिव है। ऐसे में आज देवास के बागली में मुख्यमंत्री मोहन यादव का रोड शो हुआ। मुख्यमंत्री ने रोड शो से पहले बागली के शिव मंदिर में पूजा की। रोड शो में बड़ी संख्या में देवास और आसपास के क्षेत्र के लोग शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री देवास से बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगते नजर आए। चौथे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर खंडवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं। कांग्रेस का भारतीय संस्कृति से, जीवन मूल्यों से, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। साथ ही पूर्व सीएम ने सैम पित्रोदा पर भी निशाना साधा और बीजेपी की जीत का दावा किया। राहुल तो बौखलाए हुए हैं। देखिए, कांग्रेस का भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्यों, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। ये भारत की जड़ों से कटे हुए हैं। अब ये कहते हैं इनके नेता, इनके सलाहकार कि कोई चीन जैसा लगता है, कोई नेपाल जैसा लगता है, कोई कहीं जैसा लगता है। अरे हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल। एक ही चेतना सब में है और हम सब एक हैं।
अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। इनका भारत की जड़ों से, माटी से, विचार से, जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। ये तो विदेशी विचारों से प्रभावित होकर काम करते हैं। इनकी सही जगह भारत नहीं, इटली है। तो चौथे चरण के चुनाव से पहले भी बयानबाजी खूब हो रही है और कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा बयान दिया है। रतलाम में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने कमलनाथ को आराम वाला व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कमलनाथ धूप में निकलेंगे तो उनकी चमड़ी का रंग बदल जाएगा, इसलिए वे थोड़े आराम वाले व्यक्ति हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हमारे कार्यकर्ताओं की टीम ने वहाँ पर बहुत अच्छा काम किया और छिंदवाड़ा हम जीते। नहीं, अब वो ऐसा है कि वो थोड़े से आराम वाले आदमी हैं, तो इतनी धूप में निकले तो उनकी चमड़े का रंग बदल जाए। तो ये अंतर है कांग्रेस के नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। तो चुनाव प्रचार करने निकले नेताजी के भी अलग अलग अंदाज खूब देखने को मिल रहे हैं और वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। ऐसे में इंदौर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी का अनोखा अंदाज देखने को मिला है। बीजेपी प्रत्याशी यहां एक भजन संध्या में जमकर थिरकते नजर आए। इस दौरान लालवानी के साथ बीजेपी नेता योगेंद्र महंत भी भजनों पर खूब थिरके। भजनों पर थिरकते नेताजी का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। बात कांग्रेस की कर ले तो कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने 29 सीटें जीतने के मोहन यादव के दावे को मुंगेरी लाल के सपने जैसा बताया है। उन्होंने कहा कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तब बीजेपी को पता लग जाएगा। राजधानी में कांटे की टक्कर है, कांग्रेस लंबे समय बाद यहां चुनाव जीत सकती है। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनाते हैं। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, जब 4 जून को वोट खोलेंगे तो उनको पता लग जाएगा। वो अपने आसपास जो लोग हैं उसको ही पूरी दुनिया समझ रहे हैं, उन्हीं की आंखों से देख रहे हैं, उन्हीं के कान से सुन रहे हैं, उन्हीं के मुंह से बोल रहे हैं। ज़रा अपने आसपास का घेरा तोड़कर ठीक मूल्यांकन करें तो उन्हें पता लग जाएगा। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा पर निशाना साधते हुए उन्होंने शेम पित्रोदा कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के हिडन एजेंडा को सामने लाने की कोशिश करते हैं। उत्तर से दक्षिण तक भारत एक है, लेकिन उनको ये नहीं दिखता है। सैम पित्रोदा ने जो भी कहा इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। आप भी सुनिए डिप्टी सीएम ने और क्या कुछ कहा। सबनापुर, कुमान, बहना खोदरा, बेंदा, मारा डबरा, इन 4 स्थानों पर नई सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार बनने के साथ ही कैंप का काम शुरू हो गया है। ये कैंप सुरक्षा के ही नहीं, विकास के कैंप पूरे प्रदेश में साबित हो रहे हैं और यहाँ पर भी ये विकास के कैंप बनकर साबित होंगे। साथ ही साथ धनवाही और कबरी पथरा, इन स्थानों पर भी कैंप प्रस्तावित हो गए हैं। यहाँ पर भी नए कैंप खोले जाएंगे। नक्सलियों के इस क्षेत्र से मूवमेंट को रोकने के लिए, इस क्षेत्र में उनके काली छाया को, उनके प्रभाव को रोकने के लिए, इस तरह की किसी भी घटना से इस पूरे जिला कबीरधाम के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए ये सारे कैंप खोले गए हैं और खोले जा रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे और पूजा कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। साथ ही वार्ड नंबर 8 में घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर पर्चियां वितरित की। उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी बहन कलावती यादव भी उनके साथ मौजूद रहीं। विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीत का बड़ा दावा किया है। स्तर पर पर्ची बांटने के लिए प्रदेश अध्यक्ष निकले। अभी जो 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिनों में महाजनसंपर्क अभियान, घर घर पर्ची बांटने का काम भाजपा के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसलिए मैं भी आज उज्जैन के उत्तर विधानसभा में आज यहाँ पर पर्ची बांटने के महासंपर्क अभियान में आया हूँ और मैं आम जनता से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। अध्यक्ष जी, जैसे लगातार आप जनसंपर्क में जा रहे हैं, कांग्रेस को कितनी चुनौती मान रहे हैं मालवा क्षेत्र में?
सुपड़ा साहब है, सुपड़ा साहब जमानतें जब्त होंगी। बिल्कुल जमानतें जब्त होंगी, सुपड़ा साहब ऐसा होगा, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है। वो लगातार जिस प्रकार प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक तरफ तूफानी दौरे कर रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष भी तूफानी दौरे पर उज्जैन में आज पहुंचे और बाबा महाकाल से आशीर्वाद लिया है। मतदान अपील की जा रही है और मुख्यमंत्री जी की जो बड़ी बहन है कलावती यादव भी प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हैं। दीदी, आज प्रदेश अध्यक्ष जी घर घर तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र का ये चुनाव हो रहा है और इसमें 13 तारीख को मतदान होने वाला है। तो हर घर हर दरवाजे पे दस्तक देकर बताया जा रहा है कि 13 तारीख को जलपान बाद में करें और मतदान पहले करें। आज पर्ची वितरण करने के लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय, क्या लग रहा है 7 सीटों पर मालवा निमाड़ की जो 7 सीटें बची हैं उसमें कितनी जीत में हासिल हो पाई? बिल्कुल 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा और रिकॉर्ड मतों से हम जीतेंगे। इस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि 7 सीटों पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। वैसे दीदी का भी कहना है कि जीत हासिल होगी। तो तूफानी दौरा किया जा रहा है, तूफानी दौरे के बीच में घर घर जाकर पर्ची बांट रहे हो। पर्ची के माध्यम से अपील भी की जा रही है कि आपको मतदान अवश्य करना है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष मिश्रा, विस्तार न्यूज उज्जैन। बात कर लेते हैं अगली खबर की। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने अमित शाह के राहुल गांधी को इटली भेजने वाले बयान पर पलटवार किया है। अरुण यादव ने कहा कि राहुल गांधी के 2 सीट से चुनाव लड़ने से उन्हें क्या दिक्कत है, हम उन्हें भी आमंत्रित करते हैं, वो भी 2 सीटों से चुनाव लड़ लें। हम तो अमित शाह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं कि वो किसी साउथ की सीट से चुनाव लड़ लें, और अगर राहुल जी 2 जगह से चुनाव लड़े तो उनको क्या समस्या है, उनको क्या प्रॉब्लम है? वो हमारे राष्ट्रीय नेता है, वो प्रधानमंत्री 2 जगह चुनाव नहीं लड़ते हैं क्या? जब प्रधानमंत्री 2 जगह चुनाव लड़ सकते हैं तो राहुल गांधी जी को चुनाव लड़ने से भाजपा को क्या आपत्ति है, अमित शाह जी को क्या आपत्ति है? और कौन कहाँ जाएगा ये तो चुनाव बाद तय होगा। ये कहाँ जाएंगे, इनकी पार्टी कहाँ जाएगी, ये तो चुनाव बाद तय होगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 8 सीटों पर होने वाले मतदान के पहले सियासी बयानबाजी बहुत सख्त हो चली है। अलीराजपुर के जोबट में प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने जीतू पटवारी और कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया की तुलना भेड़िए से कर दी। राजपाल सिसोदिया बीजेपी के पक्ष में प्रचार के लिए जोबट पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये बयान दिया। में आया कि विक्रांत भूरिया और जीतू पटवारी जैसे लोग जो कि राजनीतिक भेड़िए के रूप में इसी शिकार में लगे रहते कि कहीं घटना हो और उस घटना से वो राजनीतिक रोटी सेके। पिछले दिनों देखने में आया कि विक्रांत भूरिया और जीतू पटवारी जैसे लोग जो कि राजनीतिक भेड़िए के रूप में इसी शिकार में लगे रहते कि कहीं घटना हो और उस घटना से वो राजनीतिक रोटी सेके। बात करेंगे अगली खबर की। हिंदुस्तान में यानी अपने भारत में हिंदुओं की संख्या पिछले 65 साल में कम हो गई है। भारत की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है और आज करीब 142 करोड़ की आबादी देश में है, लेकिन हिंदुओं की संख्या कम हो चुकी है। आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। यह बात 100% सच है कि देश में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर आपको यह भी बता दिया जाए कि यह आबादी बढ़ते समय के साथ साथ लगातार कम हो रही है तो आप चौंक जाएंगे। भारत में हिंदुओं की आबादी की हिस्सेदारी 1950 और 2015 के बीच 7.82% यानी करीब 8% कम हो गई है। हालांकि इस दौरान मुस्लिम, ईसाई, सिख और बौद्ध सहित अल्पसंख्यक आबादी की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट की बड़ी बातें जान लीजिए। 167 देशों की जनसंख्या पर यह स्टडी की गई है। भारत में हिंदुओं की आबादी लगातार कम हो रही है। बांग्लादेश और नेपाल में भी हिंदुओं की संख्या कम हो गई। पारसी और जैनियों की संख्या भी घट गई है। बांग्लादेश, नेपाल में भी हिंदुओं की संख्या कम हो गई है। भारत में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। भारत में ईसाइयों की आबादी भी बढ़ गई है। अब जरा सुनिए, जब ये रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद तमाम नेताओं का क्या कुछ कहना है। भारत सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि 65 साल में हिंदुओं की जनसंख्या 8% घट गई है और मुस्लिम्स की जनसंख्या 43% बढ़ गई है। उधर विपक्ष के नेता इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं,
वो भी आप सुन लीजिए। देखिए, ये भारत है, इस भारत में सभी लोग आए। मुगल आए, उसने 400 वर्षों तक इस देश को लूटा, तो भी हमने ग्रहण किया। अंग्रेज भी 200 वर्षों तक इस भारत को लूटने का काम किया। भारत सबको सहता है, लेकिन भारत के लोग पूरे देश और दुनिया को बनाने वाले लोग हैं। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का काम जनगणना करना है कि आर्थिक क्षेत्रों में सलाह देना है। आर्थिक सलाहकार परिषद को प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि अडानी की 1600 करोड़ रुपए प्रतिदिन की इनकम बढ़ गई है। आर्थिक सलाहकार परिषद को प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए कि देश के 1% लोगों का भारत के 50% रिसोर्सेज पर कब्जा है। इतनी भारत में गैर बराबरी और आर्थिक असमानता है। ये बताने की बजाय एक तरफ तो कह रहे हैं कि जातीय आधार पर जनगणना का वो विरोध करते हैं, तो आर्थिक सलाहकार परिषद ने ये जनगणना कहाँ से कर ली? ये कहाँ मिला उनको डेटा? किसने दिया ये डेटा? कुल मिलाकर बात बड़ी सीरीज ही है। देश में हिंदू कम हो रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर ये बात सामने आई है कि भारत में अल्पसंख्यक खुश हैं, सुरक्षित हैं। साथ ही देश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग फिर से तेज होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी शुरू से इस चुनाव को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भटकाते भटकाते अब खुद ही भटक गई। इस लोकसभा चुनाव में जनता का मानस अब स्पष्ट बन चुका है। इंडिया के लोग इंडिया गठबंधन को सत्ता की चाबी सौंपने वाले हैं और बीजेपी का नेतृत्व देश के किसान, नौजवान, महिलाओं, सरकारी कर्मचारी, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक या किसी वर्ग के बारे में कोई भी नीति या नियत स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।